हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि वंशागति के आणविक आधार वाले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 10 से ज़्यादा बार पूछ चुका है। तो चलिए इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं। इसका सबसे पहले ये जानते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है, या सीआरडी में आपने देखा होगा कि डीएनए मैच किया जाता है, वही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कैसे डीएनए को मैच किया जाता है, एक डीएनए दूसरे डीएनए से कैसे मैच किया जाता है। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की? एक वैज्ञानिक थे, एलेक जेफ्रे। इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। इसके पहले इसका पता नहीं लगाया जाता था। एलेक जेफ्री आए, उसके बाद ये डीएनए मैच होने लगा, उसके पहले नहीं होता था। अब देखो इसमें किया क्या जाता है। सबसे पहले अलग अलग डीएनए को मैच किया जाता है। अब कैसे मैच किया जाएगा? जैसे चलो हम इसे सीआरडी के केस की मदद से समझते हैं। जैसे मान लो कहीं पर एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम मान लो मोहन। मान लो कोई किसी स्थान पर से सीआरडी को फ़ोन आया और सीआरडी ने वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था, उसका खून हो चुका है। तो अब क्या किया जाएगा कि खूनी का पता लगाया जाएगा। पता कैसे लगाया जाएगा? देखो सीआरडी को सबसे पहले हिंट मिला। क्या एक हिंट मिला कि मोहन के हाथ में कुछ बाल थे, बाल के कुछ टुकड़े थे। तो सिंपल सी बात है, ये जो बाल है मोहन का तो होगा नहीं। मोहन ने खुद के बाल तो नोचे नहीं होंगे। मोहन के हाथ में बाल कहाँ से आया? ये उस दौरान इसके हाथ में बाल आया होगा जब मोहन के और खूनी के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा होगा। तो मोहन ने क्या किया होगा? खूनी के बाल नोच लिए होंगे। तो मोहन की लाश के हाथ में से सीआरडी को कुछ बाल मिला। इसे हिंट के रूप में उपयोग करेंगे। चलो देखो, बाल का नीचे वाला हिस्सा जो आप देखते होंगे कुछ हल्का सफ़ेद दिखाई देता है, उसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो जीवित कोशिका के अंदर क्या भरा होगा? कोशिका के अंदर डीएनए भरा होगा। जीवित कोशिका मतलब उसके अंदर जीवित डीएनए पाया जाएगा, उसी को निकाला जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। बाल के अंदर से क्या निकाला जाएगा? डीएनए, और डीएनए का अध्ययन किया जाएगा। अब किस प्रकार अध्ययन किया जाएगा ये हम देखते हैं। सबसे पहले अब इसके आगे समझो कि कुछ इनके मोहन के 3-4 दोस्त हैं जिनके ऊपर शक हुआ, सीआरडी को शक हुआ। कुछ अध्ययन करने के बाद हल्की छानबीन हुई थोड़ी सी, उसके बाद 3-4 दोस्त थे मोहन के जिनके ऊपर शक हुआ कि इन्हीं दोस्तों ने ही मोहन का खून किया होगा। कौन कौन से दोस्त थे? चलो हम यहाँ फिर से कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे मान लो एक नाम ले लेते हैं गजोधर, एक और बिरजू, एक और कोई दोस्त हैं जिनका नाम मान लो चभोकन। ये 2-3 दोस्त हैं मोहन के जिनके ऊपर शक हुआ सीआरडी को कि इन्हीं तीनों में से कोई एक दोस्त होगा जिसने मोहन का खून किया है। अब क्या कैसे पता लगाया जाएगा कि इनमें से कौन सा दोस्त है? तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मोहन का डीएनए निकालेंगे। डीएनए कहाँ से निकालेंगे? मोहन के हाथ में जो बाल था उसका डीएनए निकालेंगे। यानी कि ये किसका डीएनए है? बाल से जो डीएनए प्राप्त हुआ है ये किसका डीएनए है? खूनी का डीएनए होगा, क्योंकि झगड़ा करते समय खूनी के बाल मोहन के हाथ में आ गए। मोहन की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उसके हाथ में बाल रह गए। तो मतलब इसके अंदर जो भी डीएनए था वो किसका था? खूनी का। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम कुछ चरणों में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला चरण है
डीएनए को निकालना। डीएनए को निकालना मतलब अब सबसे पहले कोशिका के अंदर से डीएनए निकाला जाएगा। जैसे कोई कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक में क्या पाया जाएगा, गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ धागे जैसी संरचना पाई जाती है, यही गुणसूत्र, क्रोमैटिन नाम है, ये गुणसूत्र के रूप में बदलती है। मतलब यहाँ क्या पाया गया है, कोशिका के अंदर क्या पाया गया है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र किनसे बना होता है, डीएनए से। ये आपको पता होगा, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कोशिका के अंदर डीएनए है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से डीएनए दिखाई देता है। यह है डीएनए। कहां से निकाला गया, कोशिका के अंदर से। ये कौन सी कोशिका है, वो बाल की कोशिका है, जो खूनी के बाल हैं, जो मोहन के हाथ में से मिला था। वहां की कोशिका में से गुणसूत्र निकाला गया, गुणसूत्र में से डीएनए निकाला गया। अब एक कोशिका के अंदर डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2.2 मीटर। इतना लंबा डीएनए पाया जाता है। लेकिन पूरा डीएनए का अध्ययन नहीं किया जाएगा, डीएनए के एक छोटे से भाग का अध्ययन किया जाएगा। जैसे मान लो कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र किनसे बने होंगे, डीएनए से। ये गुणसूत्र की संरचना हम यहाँ बना दे रहे हैं। गुणसूत्र की संरचना कुछ यक्ष जैसी आकृति की होती है। ये क्या है, गुणसूत्र। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, यहां पर डीएनए भरा हुआ है। मतलब गुणसूत्र बना किनसे है, डीएनए से बना है। तो डीएनए काफी लंबा है, 2.2 मीटर लंबा है। इतनी लंबाई का अध्ययन नहीं किया जाएगा, डीएनए के एक छोटे से टुकड़े का अध्ययन किया जाएगा, केवल इतने बड़े टुकड़े का। क्यों, क्योंकि जितने भी व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्तियों में लगभग 99.9% डीएनए सेम होता है। सभी व्यक्ति में, चाहे जो भी व्यक्ति हो, हम आप कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति के कोशिका के अंदर 99.9% डीएनए सेम ही होगा। बाकी 0.1% डीएनए, 0.1% डीएनए अलग होगा। इसका मतलब हम अध्ययन किसका करेंगे, जो अलग है इसी का अध्ययन करेंगे। जब सभी में समान है तो हम अंतर कैसे पता कर सकते हैं, इनसे हम अंतर नहीं पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार अलग है। अंतर किससे पता कर सकते हैं, डीएनए में अंतर, इस 0.1% वाले से। तो ये 0.1% वाला कहाँ पाया जाएगा, गुणसूत्र के एक छोटे हिस्से में। तो ये कौन सा भाग है, 0.1% वाला भाग है। हम इसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी से हम खूनी का पता लगाएंगे। ये निकला कहाँ, खूनी की कोशिका से। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या किया गया कि डीएनए के एक छोटे भाग को निकाला गया। कहाँ से, कोशिका के अंदर से। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला चरण था। अब जब यहाँ कोशिका से निकाला जाएगा तो देखा जाएगा क्या कि दो मान लो अलग अलग व्यक्ति हैं, हम केस से कुछ अलग चलते हैं। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, मान लो व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इनके डीएनए हैं। डीएनए की वास्तविक संरचना कैसी होगी, इस प्रकार से। इसी को हमने कुछ इस प्रकार, हम इस प्रकार में सरल करने के लिए ऐसे बना दे रहे हैं, समझने में आसानी हो या जल्दी जल्दी चित्र बन जाए। वही है डीएनए। हमने क्या किया, दोनों रज्जू को या दोनों रस्सियों को खींच करके सीधा कर दिया। बाकी ये बीच वाले वही धागे हैं जो बीच में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये डीएनए ही है, हमने अलग प्रकार से बना दिया। अब इसी को हम कुछ ठीक और अच्छे से दिखा देते हैं। किसी एक व्यक्ति का डीएनए है, तिरछे पे बनाया गया है। अब डीएनए के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, डीएनए बना किन से होगा, कुछ चीज़ें पाई जाएंगी इसमें, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। ऐसी कुछ चीज़ें डीएनए के अंदर पाई जाएंगी। ये सभी चीज़ें पाई जाएंगी डीएनए के अंदर, इन्हीं से मिलकर क्या बना होगा, डीएनए। अब जैसे
फास्फेट शर्करा पाए जाएंगे, साथ में नाइट्रोजन क्षार भी पाया जाएगा। उन्हीं नाइट्रोजन क्षार को एक हम क्रम के रूप में दिखाते हैं। जैसे नाइट्रोजन क्षार के यहाँ कुछ प्रकार होते हैं, आपने नाम सुना होगा डीएनए के बारे में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब नाइट्रोजन क्षार के प्रकार हैं। आपने नाम इनका सुना होगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये वही हैं। अब जैसे इसमें ये किसी व्यक्ति ए है, उसका डीएनए है, मतलब इसमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे। ऐसे कई नाइट्रोजन क्षार पाए जाएंगे अरबों की संख्या में, तो इन्हें हम कुछ भाग में दर्शा दे रहे हैं। ये किस वाले डीएनए का दिखा रहे हैं? ये जो सैटेलाइट, ये जो डीएनए दिखाई दे रहा है 0.1% वाला, इसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी जो 99.9% सभी में समान है, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे क्या कि मान लो यहाँ पर क्या पाया गया है, सी जी सी, फिर उसके आगे ए टी सी टी सी टी जी सी, मान लो यहाँ फिर से जी सी, ये लगातार क्रम दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे हम और भी बना सकते हैं, जैसे मान लो ए हो गया, टी हो गया, सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर यहाँ जी हो गया, सी हो गया, ऐसे लगातार क्रम और आगे रहेंगे। ये आपको पता है कि ऐसे अरबों की संख्या में क्रम लगा रहेगा। इसमें से हम कितने भाग का क्रम ले रहे हैं कि जो 0.1% भाग डीएनए है, उसी डीएनए को हम और अच्छे से यहाँ दिखा रहे हैं। अब इसका यहाँ उल्टा क्रम भी होगा, क्योंकि डीएनए में जी से क्या जुड़ता है, सी से क्या जुड़ता है, जी से सी से जी, मतलब इन सब के जोड़े भी यहाँ मौजूद होंगे। सी से फिर जी से सी, टी से ए से टी, ऐसे सभी क्रम इनके जुड़े होंगे। यहाँ जितने भी हैं सबके जोड़े होंगे, सबका एक एक जोड़ा होगा। इधर ऊपर भी एक नाइट्रोजन क्षार, नीचे भी एक नाइट्रोजन क्षार। किसी व्यक्ति का यहाँ क्या है, एक डीएनए है जिसके अंदर नाइट्रोजन क्षार है। किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ डीएनए है, यही वाला डीएनए है। इसे हमने अलग चित्र के माध्यम से समझाया, क्योंकि इसमें हम AGTC ठीक से नहीं दर्शा पाएंगे, इसीलिए हमने ऐसा चित्र बना दिया गया। अब देखो इसमें भी क्या दिख रहा है, मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, यहाँ पर G है, यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर T है, यहाँ पर G है, फिर C G C A T C T G C। ठीक इसी प्रकार से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। इनका जोड़ा भी यहाँ होगा, A का उल्टा T, T का उल्टा A, G का उल्टा C और C का उल्टा G, इनके जोड़े भी यहाँ पर होंगे। यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि कुछ क्रम, जैसे यहाँ देखो GC, एक ये रहा GC, और कहाँ GC दिख रहा है, ये GC, ये दिख रहा है, और ये यहाँ दिख रहा है GC। तो यहाँ क्या है, इनका क्रम हम देखें, जैसे इसमें GC के कितने नाइट्रोजनी क्षार दिखाई दे रहे हैं, 4। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 6। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर हम यही कोड देखते हैं GC वाला, जिसमें रिपीट हुआ हो, GC ऐसे रिपीट हुआ हो। कहाँ दिख रहा है, ये रहा GC, कितना दिखाई दे रहा है, 2। यहाँ दिखाई दे रहा है GC, कितना दिखाई दे रहा है, 4। यहाँ पर GC क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2। तो आप देख रहे हैं इनके किसी एक व्यक्ति के अंदर जो नाइट्रोजनी क्षार का क्रम है, दूसरे व्यक्ति के अंदर नाइट्रोजनी क्षार के क्रम से अलग है। जैसे इसमें क्या है, क्रम में देखें 4 6 2, इसमें 2 4 2 अलग है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों में ये जो नाइट्रोजनी क्षार का क्रम होता है, सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये जो अनुक्रम है, इसी अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं VNTR। VNTR का पूरा नाम क्या है, वेरिएबल नंबर
टेंडम रिपीट। ये VNTR का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब होता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के, और नंबर मतलब संख्या को दिखा रहा है। टेंडन रिपीट्स मतलब जो बार बार इनके क्रम रिपीट्स हो रहे हैं, जैसे यहाँ GC 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 सभी बार बार रिपीट हो रहे हैं। और ये इनकी अलग अलग, वेरिएबल नंबर का मतलब अलग अलग संख्या। इसमें क्या है 4 6 2, इसमें 2 4 6, मतलब सभी में ये अलग अलग प्रकार के होंगे जितने भी व्यक्ति हैं। इतना समझ में आया? तो ये पहला चरण हमने पढ़ा क्या? DNA को निकालना। किसके अंदर से निकालेंगे? कोशिका के अंदर से DNA निकालेंगे। अब जितने भी व्यक्ति की कोशिका से हम निकालेंगे, सभी व्यक्ति की कोशिका का DNA के अंदर ये जो अनुक्रम है अलग अलग होंगे। और ये भी याद रखना कि जो भी हम अनुक्रम की बात कर रहे हैं, ये अनुक्रम रिपीट होंगे। जैसे GC GC, कोई भी मान लो AT 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 या GT GT GT, ऐसे कुछ भी अनुक्रम हो वो बार बार रिपीट होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सब AGTCACD ऐसे कुछ, मतलब एक निश्चित क्रम में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इतना समझ में आया? तो पहला हमने पढ़ लिया क्या चरण, कि DNA को निकालना। DNA कहाँ से निकालेंगे? कोशिका के अंदर से। कोशिका के अंदर से हम जो भी DNA निकालेंगे उसमें से कितना % DNA सभी व्यक्तियों में अलग होगा? केवल 0.1%। बाकी 99.9% सभी व्यक्तियों में समान होगा। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो 0.1% DNA सभी व्यक्तियों में अलग है। अब ये जो 0.1% भी अलग DNA है, इसी को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट DNA। तो सैटेलाइट DNA क्या है? जो 0.1% सब में अलग अलग है। तो ये जो हमने दो अलग अलग व्यक्तियों का चित्र बनाया है, इसमें कुछ आपको कोड दिख रहे होंगे GC GC करके। ये अलग अलग संख्या में है, 2 4 6 4 6 2, ये भी सभी में अलग अलग होते हैं। इसे क्या कहते हैं? VNTR। तो यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। अब दूसरा चरण हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे? हमने पहला चरण क्या पढ़ लिया? DNA को निकालना। अब हम दूसरा चरण क्या पढ़ेंगे? दूसरा चरण हमारा है DNA को तोड़ना। DNA को निकालने वाले में जितने भी पॉइंट थे ये हमने समझ लिया। अब DNA को तोड़ना, जैसे हमने 0.1% DNA निकाला कोशिका के अंदर से। ये कहाँ का DNA है? बाल वाला DNA है जो मोहन के हाथ में मिला था, यानी कि खूनी का DNA है। अब 0.1% DNA हमें निकाला। मान लो वो DNA का कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। उस DNA की लंबाई इतनी बड़ी है, या इससे भी बड़ी, इतना बड़ा मान लो ये DNA है। अब क्या किया जाएगा? इस DNA के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए क्या किया जाएगा? मशीन में इस DNA को डाल दिया जाएगा और एक एंजाइम को डाल दिया जाएगा। उस एंजाइम का नाम क्या है? प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम। हमने किया क्या? सबसे पहले जो 0.1% DNA अलग था, मतलब 99% से अलग दिखाई दे रहा था, उसे हमने अलग कर दिया, यानी कि पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चरण में हम करेंगे क्या कि जो 0.1% DNA है अलग है अन्य DNA से। अब इसे कई टुकड़ों में तोड़ेंगे। कई टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे? जैसे इतना बड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा, फिर इसके ऊपर का इतना बड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा, इतना बड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा, इसके ऊपर का इतना बड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा। कुछ छोटे बड़े टुकड़े होंगे, यानी कुछ टुकड़े छोटे होंगे, कुछ टुकड़े बड़े होंगे। तो कैसा दिखाई देगा यह DNA? कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लो एक DNA का टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, एक टुकड़ा इससे भी बड़ा रहा। मान लो ये DNA और भी अधिक लंबा है,
तो इससे हमने क्या किया, कई छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त किए। कुछ टुकड़े छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उनसे भी बड़े हैं, कुछ इनसे भी छोटे हैं। तो इन टुकड़ों का आकार आप देख रहे हैं कि सब अलग अलग है। इतना समझ में आया। तो दूसरे चरण में हमें क्या पढ़ना है, डीएनए को तोड़ना। डीएनए हमने तोड़ दिया। एक डीएनए का बड़ा टुकड़ा था, ये कौन सा था, 0.1% वाला, जो हमने कोशिका के अंदर से निकाला। इसे हमने कई टुकड़ों में तोड़ दिया मशीन के अंदर इस एंजाइम की सहायता से। ये टूट गए। 2 चरण हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा चरण पढ़ेंगे। तीसरा चरण है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये तीसरा चरण है किसका, कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब हम कर क्या रहे हैं, डीएनए को मैच कर रहे हैं। जैसे फिंगरप्रिंट हम सभी के अलग अलग होते हैं, सभी व्यक्तियों के, वैसे डीएनए भी सभी के अलग अलग होते हैं। इसी के आधार पर उसका नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी रख दिया गया है। मतलब हम करेंगे क्या, जो अलग डीएनए है उसी का पता लगाने वाले हैं। अगला चरण क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर का इतना चरण आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करते क्या हैं, हम एक प्रकार का जेल लेते हैं। उस जेल का नाम क्या है, एग्रोस जेल। एग्रोस जेल, ये नाम याद रखना, उस जेल का नाम है। अब जेल क्या है, जैसे आपने एक टॉफ़ी खाई होगी, जेली वाली टॉफ़ी खाई होगी, वो कैसा होता है, ना ही ठोस होता है और ना ही लिक्विड होता है, उनके बीच की कुछ अवस्था होती है। ठीक वैसा ही हमने क्या लिया, जेल, ना ठोस और ना ही तरल, उनके बीच की अवस्था। और इसे एक मशीन के अंदर रख दिया। मान लो ये क्या है, ये मशीन का एक भाग है। इस वाले भाग में हमने क्या भरा हुआ है, पूरा जेल भरा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर पूरा जेल भरा है। मशीन के अंदर की संरचना है ये मान लो मशीन है, मशीन के अंदर इसके अंदर यहाँ पर पूरा जेल भरा हुआ है। अब क्या किया जाएगा, इस मशीन में 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। एक तरफ से यहाँ प्लस चार्ज दिया जाएगा और एक तरफ से माइनस चार्ज दिया जाएगा। मतलब इस मशीन में 2 किनारे पर 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, मतलब 2 छड़ जैसी संरचनाएं लगी होंगी जिनसे करंट आता रहेगा, एक से माइनस चार्ज, एक से प्लस चार्ज। अब क्या किया जाएगा, इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, जेल भरा हुआ है। उसी जेल के अंदर हमने क्या किया, कुछ छोटे छोटे छिद्र कर दिए, कुछ इस प्रकार से। टीवी नहीं है, ये जेल है। इसके अंदर कई छोटे छोटे छिद्र कर दिए हमने। छिद्र जैसे जेली वाली टॉफी है, मान लो उसी में हमने क्या किया, सुई चुभो करके उस छोटे छोटे छिद्र कर दिए। ठीक उसी प्रकार से इस जेल में छोटे छोटे छिद्र हो गए। अब हमने क्या किया, इसके पहले हम क्या कर चुके हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ चुके हैं। कहाँ, मशीन के अंदर। मशीन में ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाले और डीएनए डाले। डीएनए कहाँ से पाए थे, कोशिका के अंदर से निकाले थे। अब डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इन्हीं डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को हमने निकाला इस दूसरे मशीन से और इस वाले मशीन के अंदर डाल दिया यहाँ। तो कैसी संरचना हो जाएगी आगे की कुछ, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, सब हमने क्या भर दिया, डीएनए। सब डीएनए हैं यही वाले जो हमने इसके पहले निकाल लिया था, छोटे छोटे टुकड़े। कुछ का आकार छोटा होगा, कुछ का आकार बड़ा होगा, ये याद रखना। तो हमने सभी टुकड़ों को इस मशीन के अंदर डाल दिया। एक बात अब यहाँ याद रखना कि डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब डीएनए के ऊपर माइनस चार्ज है, इस मशीन को ऑन कर दिया गया, मतलब यहाँ से प्लस माइनस दोनों तरफ से चार्ज भेजे जा रहे हैं। तो डीएनए किस तरफ जाएगा, डीएनए के ऊपर माइनस चार्ज है तो प्लस की ओर जाएगा, मतलब डीएनए कहाँ जाएगा, आगे की ओर। आगे की ओर कैसे जाएगा, इसे
इन छिद्रों के माध्यम से, ये जो हमने बीच बीच में छोटे छोटे छिद्र किए हैं, इन छिद्रों के माध्यम से डीएनए आगे परिवहन करता चला जाएगा। तो आगे का चित्र कैसा हमें दिखाई देगा कि मान लो ये मशीन के अंदर की संरचना है, इसमें छोटे छोटे छिद्र थे और उन छिद्रों के अंदर जब हमें एक तरफ से हमने डीएनए डाल दिया, यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है, माइनस, और यहाँ पर प्लस चार्ज रखा है। डीएनए के ऊपर माइनस चार्ज है तो डीएनए प्लस की ओर भागेगा। मतलब हमने शुरुआत में मान लो इस तरफ यहाँ किनारे की ओर डीएनए रखा था, लेकिन अब सब आगे की ओर जाएंगे धीरे धीरे, और जो टुकड़े छोटे होंगे वो जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे, जो बड़े टुकड़े होंगे वो धीरे धीरे गति से आगे जाएंगे। मतलब उनका भार कुछ अधिक होगा, धीमी गति से जाएंगे, और जो छोटे होंगे छिद्रों के माध्यम से जल्दी जल्दी आगे चले जाएंगे। तो हमें कैसी संरचना दिखाई देगी, मान लो यहाँ पर कुछ डीएनए दिखाई दिया, यहाँ पर कुछ डीएनए दिखाई दिया, यहाँ पर डीएनए दिखाई दिया, और यहाँ पर भी कुछ डीएनए दिखाई दिया। तो हमें कैसी संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पर कि डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े थे सब अलग हो गए, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, सब अलग अलग हो गए। किस हिसाब से हमने बांटा, तो आकार के हिसाब से, तो आकार के अनुसार हमने बांट दिया, या भार के अनुसार। जो छोटे थे वो जल्दी आगे चले गए प्लस की ओर, और बाकी जो जिनका आकार बड़ा था वो अभी पीछे हैं, यानी धीमी गति से आगे गए। इतना समझ में आया। ये तीसरा चरण था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमने किया क्या, एक प्रकार का जेल लिया, जेल का नाम क्या था, एग्रोस। जेल के अंदर छोटे छोटे छिद्र कर दिए, और जेल किस में रखा गया है, एक मशीन के अंदर, और हमने क्या किया, उसी मशीन के किनारे पर या जेल के अंदर क्या रख दिया, डीएनए के टुकड़े, जिनका कुछ का आकार छोटा है, कुछ का आकार बड़ा है। और जेल में दोनों तरफ से मशीन की सहायता से चार्ज दिए गए, एक प्लस और एक माइनस। डीएनए के ऊपर माइनस चार्ज होता है, अतः डीएनए किस ओर गति करेगा, प्लस की ओर। तो डीएनए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा, प्लस की ओर बढ़ने लगा। जिधर प्लस है उधर की ओर जाएगा। सबसे पहले कौन जाएगा, जिस डीएनए का आकार छोटा है, यानी कुछ छोटे बड़े टुकड़े हैं, जिस टुकड़े का आकार छोटा है जल्दी आगे चला गया, जिसका आकार बड़ा है वो अभी पीछे ही है। इतना समझ में आया। ये तीसरा चरण हमारा हो गया क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके आगे का हम चरण पढ़ते हैं। चौथा हमारा चरण है सदर्न ब्लोटिंग। हमारा अगला चरण है चौथा चरण। इसके पहले हम कर क्या चुके हैं, डीएनए के छोटे बड़े टुकड़े को आगे पीछे कर चुके हैं। अभी ये सभी है कहाँ, जेल के अंदर। इसके पहले हमने पढ़ा एक जेल के अंदर यहाँ पर क्या है, डीएनए के कुछ टुकड़े, कुछ का आकार छोटा, कुछ का आकार बड़ा, ये हम पढ़ चुके हैं। जिनका आकार छोटा है वो पहले हैं, जिनका आकार बड़ा है वो पीछे हैं। इतना समझ में आया। अब सदर्न ब्लोटिंग में हम क्या करेंगे, एक प्रकार की शीट लेंगे, या एक प्रकार की ऐसे कह सकते हैं कुछ पेपर जैसी संरचना अलग प्रकार से बनी होगी। ये किसकी शीट होगी, नायलॉन की। तो हम क्या लेते हैं, नायलॉन की एक शीट लेते हैं। अब नायलॉन की शीट के ऊपर हम करेंगे क्या कि इसके ऊपर यहाँ जो भी डीएनए है इनको हमने निकाला और यहाँ पर रख दिया। मतलब यहाँ से डीएनए को निकाला, इस पर रख दिया, यहाँ से निकाला, इस पर रख दिया, यहाँ से निकाल कर ये सभी डीएनए आगे रख दिया। तो डीएनए सभी कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर ऐसे इधर उधर सब डीएनए को रख दिया। सभी डीएनए के टुकड़े यहाँ पर आ गए। अब क्या होगा, संख्या मत देखिए, यहाँ 4 है, इनकी संख्या कई होगी, कम या ज़्यादा बना दिए हैं। अब नायलॉन शीट पर हमने डीएनए को रख दिया। इसमें होगा क्या कि जैसे जब हम यहाँ से डीएनए को निकाल रहे थे, ये रखा किस में गया, जेल के अंदर। तो जो भी जेल की कुछ मात्रा इसमें लगी होगी डीएनए में, वो नायलॉन शीट के ऊपर रखेंगे तो नायलॉन शीट इसे क्या करेगी, सोख लेगी। मतलब अभी हमारे पास क्या बचा है, केवल डीएनए।
केवल डीएनए का मतलब इसमें और कुछ अलग से नहीं मिला है, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जब हमने डीएनए को जेल के अंदर रखा था तो डीएनए के ऊपर कुछ जेल की मात्रा लग गई होगी। नायलॉन शीट पर रखने के बाद क्या होगा कि ये नायलॉन शीट उस जेल की मात्रा को सोख लेगा। अब बचेगा क्या नायलॉन शीट के ऊपर? केवल डीएनए। तो इसी को क्या कहते हैं? सदर्न ब्लोटिंग। सदर्न ब्लोटिंग में क्या किया जाता है कि केवल डीएनए को अलग किया जाता है, बाकी उसमें जो भी जेल हैं उन्हें अलग किया जाता है। अब हमारे पास सदर्न ब्लोटिंग के बाद बचे क्या है? केवल डीएनए। अब इसके बाद हमने क्या किया देखो, हमारा जो अगला चरण है, पांचवा चरण, इसी को कहते हैं संकरण। संकरण में हम क्या करेंगे? अभी तक हमारे पास ये हो चुका है कि डीएनए, केवल डीएनए प्राप्त हो चुका है, डीएनए के कुछ छोटे बड़े टुकड़े प्राप्त हो चुके हैं। क्या इसमें, अच्छा ये बताओ, ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, क्या इसमें हमने जो पहले वाला कोड लिखा था जीसी जीसी जीसी, क्या वो सभी होंगे? होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है कि VNTR वाला भाग लिया है, मतलब जिसमें नंबर रिपीट होते हैं, वेरिएबल नंबर। संकरण में क्या किया जाता है देखो, मनुष्यों ने क्या किया, कृत्रिम तरीके से एकल रज्जु की डीएनए का निर्माण किया। एकल रज्जु की डीएनए को बना। एकल रज्जु की डीएनए क्या होता है? सामान्यतः डीएनए हम देखेंगे कैसा होगा, ये डीएनए है, इसमें कितने रज्जु दिखाई दे रहे हैं? रज्जु कहो या स्ट्रैंड कहो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहो, एक ही है। या कितने धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही? दो, एक ये वाला और एक ये वाला, दो धागे जैसी संरचना से मिलकर डीएनए बना हुआ है। तो अब ये डीएनए बना किन से हुआ है? फास्फेट से, शर्करा से, नाइट्रोजन क्षार से। इसके पहले हमने पढ़ लिया, यहां पर हमने पढ़ा डीएनए किन से बना है? फास्फेट से, शर्करा से, नाइट्रोजन क्षार से। नाइट्रोजन क्षार के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब हम क्या करते हैं कि जब कृत्रिम तरीके से इन्हें बनाया जाता है डीएनए को, तो डीएनए के दोनों भागों को नहीं बनाया जाएगा, ऐसा डीएनए नहीं बनाया जाएगा। ऐसा डीएनए, ये वाला डीएनए नहीं बनाया जाएगा। कैसा डीएनए बनाया जाएगा? डीएनए का केवल आधा टुकड़ा, मतलब जिसमें केवल एक रज्जु हो, रज्जु मतलब रस्सी जैसी संरचना, या केवल एक धागा हो। जैसे हम इसमें क्या बनाएंगे? केवल डीएनए का एक धागा, ये वाला, जैसे केवल ये वाला एक ही धागा हम बनाएंगे, दूसरा वाला धागा नहीं बनाएंगे। इतना समझ में आ? तो हम क्या किया, मनुष्यों ने कृत्रिम तरीके से एकल रज्जु की डीएनए बनाया, या डीएनए का ऐसा भाग बनाया जिसमें केवल एक ही रज्जु। अब मतलब कैसे, कृत्रिम तरीके से कैसे बनाया होगा डीएनए? तो अभी बता, डीएनए में फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते होंगे। इन तीनों का अध्ययन किया होगा कि फास्फेट कैसे, किससे बना है, शर्करा किससे बनी है, नाइट्रोजन क्षार किससे बना है। तो उन्हीं सब पदार्थों को मिला करके फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार बनाया होगा। फिर फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार को मिलाकर जोड़ करके डीएनए बनाया होगा। तो मतलब कृत्रिम तरीके से डीएनए बनाया गया है। क्या इसमें अपनी इच्छा से नाइट्रोजन क्षार दे सकते हैं? इच्छा करेगा तो ग्वानिन दे देंगे, इच्छा करेगा साइटोसिन वाला नाइट्रोजन क्षार, कुछ भी, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार के प्रकार क्या हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो जो भी इच्छा फास्फेट, शर्करा देंगे, नाइट्रोजन क्षार में ये देना चाहें ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, कुछ भी। जब कृत्रिम तरीके से बना रहे हैं तो कुछ भी देकर बना सकते हैं। तो ये जो कृत्रिम डीएनए बनाया गया है, इसके ऊपर जो नाइट्रोजन क्षार लगाया जाएगा, कौन सा वाला लगाया जाएगा? इसमें भी क्रम से लगाया जाएगा, कुछ इस प्रकार से। जैसे इसमें भी कोड क्या होंगे? CG, 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 मतलब नाइट्रोजनी क्षार कौन सा दिया गया? CG, CG। ये दो नाइट्रोजनी क्षार दिए गए हैं, फास्फेट, शर्करा भी इसमें है। इनको दे करके एक रज्जु की डीएनए बनाया गया है। इसे हम सिंपल बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। एक रज्जु की डीएनए का एक धागा, इस पर क्या है? CG, CG, CG। कुछ इस प्रकार से क्रम है। केवल इतना बड़ा चित्र बनाया गया है, काफ़ी लंबा डीएनए होगा। ये डीएनए का एक छोटा सा भाग, इतना समझ में आया? इसी डीएनए को क्या कहते हैं? प्रोब। प्रोब का मतलब जो कृत्रिम तरीके से डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया गया है जिसमें केवल एक ही धागा है,
वो क्या है? प्रोब। इतना समझ में आया? अब क्या किया जाएगा, इस प्रोब के ऊपर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, प्रोब के ऊपर क्या किया जाएगा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा दिया जाएगा। कोई भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रोब के ऊपर, मतलब इस डीएनए के ऊपर यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाएगा, इस डीएनए के ऊपर। इतना समझ में आया? अब क्या किया जाएगा, इतना सब प्रक्रिया हो गया। ये सब क्या है? कृत्रिम डीएनए। यहाँ हमने क्या पढ़ा, एक कृत्रिम तरीके से एकल रज्जु की डीएनए बनाया गया जिसमें केवल एक भाग है। और बाकी हमने जो अभी तक सदर्न ब्लोटिंग तक क्या प्राप्त कर चुके हैं, एक डीएनए के कई छोटे छोटे टुकड़े जो नायलॉन शीट पर रखे गए हैं। अच्छा ये बताओ, डीएनए में कितने रज्जु हैं जो नायलॉन शीट पर रखे गए हैं? उस डीएनए में तो दो दो धागे हैं। दो दो धागे मतलब जैसे एक धागा ये वाला, एक धागा ये वाला, दो दो धागे हैं। एक ही धागा ये वाला और एक धागा ये वाला, दो दो धागे हैं। अब क्या किया जाएगा, इन्हें कुछ ऊष्मा दी जाएगी, यानी गर्म किया जाएगा। तो गर्म करने के बाद क्या होगा, ये दोनों धागे अलग हो जाएंगे। और ये कौन सा चरण अब चलेगा, मतलब सदर्न ब्लोटिंग में जो भी हम डीएनए प्राप्त किए थे उनमें दो दो धागे थे। अगले चरण संकरण में हम क्या करेंगे, संकरण के लिए क्या करेंगे, एक एकल रज्जु की डीएनए तैयार करेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ से जो ये डीएनए हैं, जो खूनी के डीएनए हैं, बाल से मिले हैं, इस डीएनए को लेंगे। इस डीएनए को लेने के बाद इन्हें गर्म करेंगे। अब गर्म करेंगे तो क्या होगा कि गर्म करने के बाद ये जो दोनों धागे हैं दोनों एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाएंगे। मतलब दो धागे जैसी संरचना थी सब टूटकर अलग अलग हो गए। अब कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसमें दो दो धागे हों, एक ये अलग अलग हो गए, अलग अलग सब दोनों। तो जितने यहाँ संरचनाएं दिख रही हैं सब क्या हैं, डीएनए के आधे आधे भाग किस पर हैं, नायलॉन शीट के ऊपर ही हैं। क्या किया गया, गर्म किया गया, सब अलग अलग हो गए। मतलब ये भी अब क्या बन गया, एकल रज्जु की डीएनए। किसका डीएनए है, खूनी का डीएनए। कृत्रिम तरीके से भी हमने क्या बनाया है, एकल रज्जु की डीएनए। इस कृत्रिम वाले एकल रज्जु की डीएनए में हमने नाइट्रोजन क्षार अपने मन से दिया है, CG 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 इस क्रम में दिया है। अब इसके भी कई टुकड़े करेंगे। इसके भी कई टुकड़े करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसके भी कई टुकड़े, छोटे बड़े टुकड़े करेंगे। अब इन दोनों टुकड़ों को क्या करेंगे, इस वाले टुकड़े को यानी कि प्रोब को और जो खूनी का डीएनए का टुकड़ा है, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। कहाँ पर, नायलॉन शीट के ऊपर। ये कौन सा चरण चल रहा है, संकरण। ये एरो इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस वाले चरण से सदर्न ब्लोटिंग के बाद जो भी डीएनए प्राप्त हुआ था उसे हमने लिया है, गर्म कर किया है। अब क्या किया हमने, दोनों को मिक्स कर दिया, एक साथ मिला दिया। अब मिलाने के बाद क्या होगा, इसके पहले याद करो हमने आपको क्या बताया था कि ये जो खूनी का डीएनए है जो बाल के अंदर मिला है, क्या इसके अंदर भी VNTR होंगे, यानी जो रिपीट करने वाले क्रम है CG CG CG, ये हमने लिखा था, यहाँ पर होंगे ऐसे GC 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 ऐसे कुछ क्रम होंगे। इस पर भी क्या होगा, GC, इस GC, इस पर भी क्या होगा, GC GC ऐसे। मतलब कुछ में संख्या कितनी होगी, मान लो इसमें संख्या कितनी है 6, इसमें कितनी है 4, इसमें भी कितनी है 4, इसमें मान लो कितना है 8, इसमें कितना है 12। ऐसे सब में जिनका आकार छोटा या बड़ा होगा तो कुछ में VNTR की संख्या या इन नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या 6 होगी, कुछ में 4, कुछ में 12, ऐसे कम या ज़्यादा होंगे। हमने जो प्रोब के कई टुकड़े डाले, इनमें भी कुछ प्रोब ऐसे थे जिनके अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षार थे, कुछ के अंदर 8 नाइट्रोजनी क्षार थे, कुछ के 12 14, कुछ में 2 ही, ऐसे कई नाइट्रोजनी क्षार थे। इतना समझ में आया। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो होगा क्या, देखो इसके आगे का हम चित्र, अभी संकरण वाला चरण ही चल रहा है। ये नायलॉन शीट ही है। अब नायलॉन शीट के ऊपर कौन सा डीएनए रखा गया है, एक तो खूनी का डीएनए भी है, ये खूनी के डीएनए के कुछ टुकड़े हैं।
और दूसरा ये जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है इस वाले डीएनए का भी टुकड़ा है। अब ये बताओ, इस जो खूनी का डीएनए है इस पर कोड है GC GC GC, ये जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है इस पर कोड है CG CG CG। तो आपको ये पता है G का उल्टा होता है C का उल्टा होता है G, T का उल्टा होता है A का उल्टा होता है T। तो यहाँ पर है GC GC GC, यहाँ पर है CG CG CG, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। C का उल्टा G का उल्टा C, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। दोनों उल्टे क्रम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, मतलब इस वाले डीएनए के छोटे टुकड़े से इस वाले डीएनए का छोटा टुकड़ा जुड़ सकता है। अगर इसमें भी 6 नाइट्रोजनी क्षार हैं, इसमें भी 6 नाइट्रोजनी क्षार हैं, जुड़ जाएंगे। कहीं पर 8 हैं, इसके 8 वाले से जुड़ जाएंगे। इसमें कोई 4 है, इसके 4 वाले से जुड़ जाएंगे। इसके भी हमने कई टुकड़े डाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कुछ अलग अलग स्थान पर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, मतलब डीएनए के दूसरे भाग हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फिर से डीएनए बन गया। डीएनए यहाँ था, डीएनए को गर्म किया, टूटकर अलग हो गए, आधे आधे हो गए। हमने आधे आधे भाग अलग से डाले कृत्रिम तरीके से बनाकर, फिर से नया डीएनए बन गया जिसका आधा भाग कौन सा है, खूनी वाला, और आधा भाग कौन सा है, जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया। ये समझ में आ, ये सब है कहाँ, नायलॉन शीट पे। कौन सा चरण चल रहा है, संकरण। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मिक्स करने की प्रक्रिया क्या है, संकरण। संकरण के बाद जो नया डीएनए बना है इसमें दोनों प्रकार के डीएनए हैं, खूनी वाले डीएनए का भी भाग है और जो कृत्रिम तरीके से लैब में बनाया गया था उस वाले डीएनए का भी भाग है। तो आपको यहाँ 4 चरण समझ में आए होंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि ये हमें पता कैसे चला, हम कैसे देख पाएँ डीएनए को कि ये यहीं पर जुड़े हुए हैं, यहीं पर जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, इसका अगला चरण ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी किया गया। इसमें क्या किया गया, एक कोई स्रोत लगा दिया गया, सूर्य नहीं है, ये कोई एक्स किरण का स्रोत है, मतलब कोई ऐसा स्रोत लगाया गया है जहां से एक्स किरणें निकलेंगी। एक्सरे आप कभी देखे होंगे, एक्सरे की जो प्लेट होती है उस पर हड्डियों का चित्र बना होता है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, वही प्लेट, एक्सरे फिल्म या प्लेट, जिसके ऊपर क्या बनेगा, चित्र बनेगा। जो भी जो एक्सरे के में हड्डियों का चित्र जिस प्लेट पर बनता है वो वाला प्लेट लगा दिया गया। और बाकी जो नायलॉन शीट है यहाँ पर मान लो नायलॉन शीट रख दिया गया, कुछ यहाँ से यहाँ तक क्या रख दिया गया, वो नायलॉन शीट। अब नायलॉन शीट पर हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, नायलॉन शीट पर क्या होगा, नायलॉन शीट पर होगा एक तो खूनी वाले डीएनए का भाग, और क्या होगा, जो कृत्रिम तरीके से डीएनए बनाया गया उसका भी भाग होगा। तो यहाँ पर ऐसे सब जुड़े होंगे, कुछ कुछ स्थानों से जुड़े होंगे। मान लो यहाँ पर हम कुछ स्थानों पर नहीं बना रहे हैं, कुछ स्थानों पर जुड़े हैं, कुछ स्थानों पर नहीं जुड़े हैं। यहाँ नहीं जुड़े हैं इसका मतलब क्या है, मान लो इसमें 12 नाइट्रोजन क्षार के जोड़े होंगे, कोई ऐसा हमने कृत्रिम नाइट्रोजन क्षार का टुकड़ा नहीं डाला था जिसमें 12 नाइट्रोजन क्षार है, नहीं मिला जोड़, इसके कारण ये नहीं जुड़ पाए, विपरीत नहीं मिल पाया मतलब नहीं जुड़ पाए, जहाँ पर मिल पाया है वो जुड़ लिख गए। एक बात और, ये जो हमने गुलाबी रंग के कलर से दिखाया ये कौन सा वाला है, जो कृत्रिम तरीके से बनाया गया है। मतलब जब यहाँ से एक्सरे किरण डाला जाएगा क्या ये चमकेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या डाला था, इसके पहले देखो कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर लिखा गया है। जो कृत्रिम तरीके से एकल रज्जु की डीएनए बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोब। उसके ऊपर हमने क्या लगाया है, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण जब इस पर एक्सरे किरण डाला जाएगा तो ये चमकेगा, और ये चमकेगा, इसके ऊपर रखा गया है एक्सरे फिल्म। इस फिल्म पर या वो जो एक
संरचना होती है प्लेट जैसी, जिसके ऊपर चित्र बनता है कुछ हड्डी जैसी संरचना, वही इसके ऊपर क्या बन जाएगा, अब इसके ऊपर बन जाएगा कि जो जिस जिस स्थान पर ये चमक रहा है वो सब इसके ऊपर छप जाएगा। मतलब इस प्लेट को हम, ये तिरछा रखा हुआ है, इसे सीधा करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से इसी प्लेट को, तो कैसी संरचना हमें दिखाई देती है। हमें दिखाई देता है कि एक यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर चमक रहा है और यहाँ पर चमक रहा है। मान लो हमें इतने स्थान दिखाई दिए इस सीट के ऊपर, इस फिल्म के ऊपर जो बने हुए हैं एक्सरे के कारण, ये 4 ऐसे स्थान है जहाँ पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, ये 4 ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर कृत्रिम डीएनए खूनी के डीएनए से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कोड विपरीत वाले मैच हो गए। ये समझ में आया। तो हमने कितने टोटल चरण पढ़े, 6 चरण। सबसे पहले चरण में हमने क्या किया, शुरुआत से देखते हैं। पहले डीएनए को निकाला, कोशिका के अंदर से कौन सा वाला भाग लिया, 0.1% जो सब में अलग होता है, ये हमने देख लिया। इसी को क्या कहते हैं, VNTR, क्योंकि इनकी संख्या सब में अलग अलग होती है। उसके बाद हमने क्या, इसी को और क्या कहें, सैटेलाइट डीएनए जो अलग होता है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, डीएनए को तोड़ा जाएगा, जो डीएनए निकाला है उसे एक एंजाइम की सहायता से एक छोटे बड़े टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। अब इस टुकड़े को एक जेल में रखा जाएगा और मशीन में प्लस माइनस देकर डीएनए को भार के हिसाब से अरेंज किया जाएगा, जो छोटे होंगे आगे, जो बड़े होंगे पीछे, प्लस की ओर छोटे होंगे। और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने चौथा चरण क्या देखा कि इनमें इसे एक नायलॉन शीट पर रखा जाएगा और नायलॉन शीट क्या करेगा, जेल को सोख लेगा, क्या बचेंगे, केवल डीएनए। ये क्या था, सदर्न ब्लोटिंग, चौथा चरण। पांचवा चरण था संकरण। संकरण में हमने एक कृत्रिम डीएनए का छोटा सा टुकड़ा और जो खूनी का डीएनए है, इन दोनों डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या किया, खूनी के डीएनए को गर्म किया। ये छोटे छोटे इनके जो भी 2-2 धागे थे डीएनए के ऐसे जुड़े हुए थे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, मतलब एक अलग हो गया, एक अलग, और बाकी जो कृत्रिम तरीके से डीएनए बना है उससे मिक्स कर दिया, जिसके कारण जिस जिस स्थान पर कोड मिल गए उस स्थान पर ये जुड़ गए। अब कैसे पता चला कि जुड़े हुए हैं, तो 6वां चरण क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें क्या किया गया, एक एक्सरे किरण का स्रोत लगाया गया और एक फिल्म लगाई गई जिसके ऊपर चित्र बनेगा, बीच में नायलॉन शीट रख दिया गया, इधर से प्रकाश पड़ा इसके ऊपर और जिसके कारण इसका चित्र किस पर बन गया, इस पर। तो इसी को हम सीधा करके देख रहे हैं, तो कैसा चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसा, मतलब इस स्थान पर चमक रहा था, यहाँ पर इसमें चित्र बन गया, मतलब ये स्थान ऐसा होगा जहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब क्या किया गया, ये समझ में आया। आप ये बताओ, यहाँ पर जुड़ा हुआ है और आप ये भी जानते हैं, मान लो इसमें कितना होगा, 6, इसमें 4, इसमें भी मान लो 6, इसमें 2, कुछ इस प्रकार से कोड होंगे। आप ये भी जानते हैं सभी व्यक्तियों में जो VNTR होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ये किसी एक व्यक्ति का VNTR है, अगर दूसरे व्यक्ति का VNTR हम निकालेंगे, क्या मैच करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि सब में इनकी संख्या अलग अलग होती है। ये समझ में आया। अब हमारा केस क्या था, मृत्यु किसकी हुई थी, मोहन का कत्ल हुआ था या मर्डर हुआ था, मोहन का मर्डर हुआ था। कितने लोगों पर CID को शक था, 3 लोगों पर। कौन से 3 लोग थे, पहले का नाम गजोधर, दूसरे का नाम क्या था, बिरजू, और तीसरे का नाम क्या था, चबोकन। ये 3 मित्र थे किसके, मोहन के। CID को शक हुआ इन्हीं तीनों मित्रों में से किसी एक ने मोहन का खून किया है। तो क्या किया, मोहन के हाथ में जो बाल मिले थे उस बाल का डीएनए निकाला, जितने भी चरण बताए पूरा चरण कंप्लीट किया, मतलब उसके डीएनए का अनुक्रम ये निकाल लिया, एक शीट पर लिख लिया। उसके बाद क्या किया कि जो इसके तीनों मित्र थे, गजोधर, बिरजू और चबोकन, इन तीनों के साथ भी ऐसा किया। तीनों के शरीर का कुछ कुछ हिस्सा लिया, ब्लड ले लिया, या इनके भी कुछ बाल ले लिए और उसका डीएनए निकाल कर सेम यही प्रक्रिया किया गया। तो सभी का देखा गया क्या, मान लो इन तीनों का, गजोधर, बिरजू, चबोकन का यहाँ बना दे रहे हैं, इन तीनों का जब निकाला गया
तो कैसा दिखाई दे रहा है? इन तीनों के ये एक्सरे फिल्म है जिनके ऊपर चित्र बना हुआ है। जो भी चरण है सभी के साथ किया गया। एक तो जो बाल का डीएनए मिला था और जिन तीनों के ऊपर शक था, इन तीनों का। तो मान लो ये किसका है? पहले वाले का, गजोधर का, ये बिरजू का और ये चबोकन का। तो कैसा देखा गया? इनमें भी क्या मिला हुआ है? चारों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया गया, एक तो कातिल का और 3 जिनके ऊपर शक था। तो ऐसी तीनों की फिल्म बनी और एक कातिल के जो बाल का था उसका फिल्म ऐसा बना। अब आप देख कर बताओ किनमें से कौन खूनी है? ये वाला दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 चारों कैसे दिखाई दे रहे हैं? लगभग उसी क्रम में, चित्र बनाने में कुछ इधर उधर हुआ है, बाकी चारों लगभग उसी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। मतलब खूनी कौन है? बिरजू। ये इनके मित्र हैं बिरजू, अपने ही दोस्त का खून कर दिया। बाकी ये नहीं है। क्यों? इसका देखो ये बाल का डीएनए है, नहीं मैच हो रहा है इससे, मतलब ये नहीं हो सकता। ये इससे भी नहीं मैच हो रहा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। किससे मैच हो रहा है? बिरजू से, मतलब बिरजू कातिल हैं। अब क्या किया गया? दया ने एक रैमटे में मार के बानर बना दिया बिरजू को। तो बिरजू से पूछा गया, भैया कि आप बताओ कि आपने मोहन का खून क्यों किया था, क्यों मोहन को मारा? तो बिरजू ने क्या कहा कि मोहन ने हमारे 150 रुपये उधार लिए थे और नहीं लौटाया, जिसके कारण हमने मोहन को मार दिया। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से डीएनए मैच किया जाता है, जितने भी इसके चरण हैं। एक अच्छा 12वीं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।